ये चैप्टर वापस से इतिहास के पन्नों में जाता है, आपको बहुत कुछ सिखाता है। हम बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की। तो रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो कभी ब्रिटिशर्स ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। चाहे हम रिलीजन की बात करें, चाहे हम कास्ट की बात करें, किसी चीज की बात करें, लेकिन जब बात आती है देश की दोस्तों, ये कंसेप्ट आपका तब बिल्ड हुआ जब देश ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या किया, स्ट्रगल किया। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का वापस से आपके बेहतरीन से प्लेटफॉर्म आईसीएसई वाला के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल और आप मुझे बहुत सारे नामों से बुलाते हो। बच्चे मुझे टीरेक्स सर बोलते हैं, जुरासिक वर्ल्ड से रिलेट करके कई बच्चे मेरे को यार डॉगे सर के नाम से जानते हैं। और वैसे आप मेरे को अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त, अपना मेंटोर बुला सकते हो। तो आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई दिस साइड, यानी कि कुणाल दिस साइड। सो बहुत सारे बच्चे हमारे जो है शायद इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे, कुछ बच्चे पुराने भी होंगे। तो सभी को यार अ वेरी वार्म एंड हार्टी वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे हम आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं आईसीएसई वाला के ऊपर। दोस्तों आपको तैयार करवाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ बीच बीच में कई सारी आपसे लाइफ से रिलेटेड कुछ मस्ती मजाक भी आपके साथ कर ही लेते हैं, ठीक है। ये लाइफ अगर बिना मस्ती के चले, बिना मजाक के चले, बहुत बोरिंग हो जाती है ना दोस्तों। चलिए, तो जिस चैप्टर की आज मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्त, ये चैप्टर वापस से इतिहास के पन्नों में जाता है, आपको बहुत कुछ सिखाता है। हम बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की। तो जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने लास्ट वीडियो डाला था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, वन शॉट वीडियो था, बेहतरीन सा रिवीजन कराता हुआ आपको वीडियो था। तो सभी बच्चे यार उसको जिसने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर से देखिएगा। और जिस साल पे हमने कहानी एंड की, यानी 1857 के, उसी के बाद से आज की कहानी हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो दोस्तों 1857 में हम सभी को पता है कि देश के अंदर एक ऐसा रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति आई जिसने अंग्रेजों को, यानी ब्रिटिशर्स को बिल्कुल उड़ा के रख दिया, बिल्कुल उनकी नींदों को खराब कर दिया, है ना। ब्रिटिशर्स इनफैक्ट गाने गाने लगे कि यार नींद चुराई किसने, तूने ओ सनम, है ना। तो इंडियंस के लिए गाना गा रहे थे। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो कभी ब्रिटिशर्स ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इंडियंस उनके अगेंस्ट कर भी सकते हैं। बिकॉज 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के 1857 तक का जो टाइम पीरियड था, वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी देखोगे आप, हमें रूल कर रही होती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी। बिकॉज डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन हमें रूल करना स्टार्ट करता है 1858 से, लेकिन उससे पहले से आप देखोगे ब्रिटेन के सपोर्ट से जो है वहां की कंपनी जो है, और कुछ हमारे अपने जो गद्दार लोग हैं उनके सपोर्ट से भैया देश के ऊपर जो है अपना हुकूमत चला रही थी। लेकिन 1857 में जो देशभक्त थे, कहते हैं ना, जिनको देश से प्यार था, अपने स्टेट से प्यार था, वो सभी लोग जो आप देखोगे यूनाइट होकर के लड़ते हैं और ट्राई करते हैं एटलीस्ट कि इन लोगों को देश से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। तो जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की दोस्तों, तो एक ऐसी भावना, एक ऐसी फीलिंग है जो आपको हर पल ये मोटिवेशन देती है कि आपको जो है अपना इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहिए, जहां पे रहने वाले लोग, वहां के रूलर्स, सबके बीच में एक कॉमननेस हो, एक यूनिटी का फीलिंग हो, जहां पे लोग मिलजुल करके रह सकें, कल्चर को अप्रिशिएट कर पाए अपने, जहां पे लोगों का हिस्ट्री जो है वो आपस में कुछ कॉमननेस रखता हो। एक ऐसे देश का निर्माण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। और यही जो फीलिंग है इसी को हम कहते हैं नेशनलिज्म, ठीक है। तो आज के इस बेहतरीन से वीडियो के स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में, मुझे एक बड़े फेमस हिंदी कवि, हिंदी पोएट है, उनकी कुछ 4 लाइनें से याद आ रही है मेरे को। जब भी कभी मन करता है ना थोड़ा अच्छा पढ़ने का, तो मैं उनकी पोएट्रीज को काफी रिफर करता हूं। तो उनकी एक पोएट्री है, उसकी बड़ी खूबसूरत सी लाइनें हैं, और मतलब कुछ ऐसी हैं कि वो काम भला क्या काम हुआ जो चंद्रशेखर आजाद ना हो, कि वो काम भला क्या काम हुआ जो चंद्रशेखर आजाद ना हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो भगत सिंह की याद ना हो। तो आज हमें क्या करना है, अपने चैप्टर से थोड़ा सा प्यार करना है, लव करना है, इश्क करना है। और वो कैसे होगा, जब आप अपने को बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री तरीके से, पूरी तरीके से फोकस करोगे इस वीडियो के अंदर। यहां पे इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट बातें, चैप्टर समझाऊंगा, साथ ही साथ बताता जाऊंगा कि देख बेटा यहां से क्वेश्चंस बनते हैं तेरे पेपर के अंदर। तो इस वीडियो को अगर आप बच्चे ऐसे हो जिसने कभी भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, या आप रिविजन करना चाहते हो, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, हमारा चैप्टर दैट इज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो अब आपके आईसीएसई में एक चीज बहुत अच्छी है कि आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया जाता है कि सर आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर के अंदर किन किन चीजों पे फोकस करना है। तो अगर मैं 2 ब्रॉड बातें अगर आपसे कहूं कि 2 ब्रॉड कैटेगरीज आपको पढ़नी है यहां पे, नंबर 1 वो फैक्टर्स जिसकी वजह से देश के अंदर ये नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, और दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फॉर्म हुई। दोस्तों ये वही पार्टी है जो आजकल काफी ज्यादा मतलब फेमस नहीं हो पाती, बट एक जमाना था, एक दौर था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफी यार मतलब देश के लिए भी कंट्रीब्यूशन किया, मतलब पर्सनल एज अ पार्टी तो उसने ग्रो किया ही किया। मतलब ये कह सकते हैं कि एक जमाने में डोमिनेंस चलता था पॉलिटिक्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये पार्टी फॉर्म कैसे हुई इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक बार फटाफट से आपके सिलेबस पर नजर मान लेते हैं। तो आपका सिलेबस कहता है
कि हमें किसकी बात करनी है दोस्तों फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की। कौन कौन से फैक्टर्स? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसमें हमें राजा राममोहन रॉय और ज्योतिबा फुले जी के बारे के कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करना है, एंड द रोल ऑफ मीडिया। साथ ही साथ हम बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाई थी दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी की, एंड साथ ही साथ और भी कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस से पहले एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और पहले 2 सेशंस कहां हुए थे और उनके प्रेसिडेंट्स कौन थे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो फटाफट से यार एक बढ़िया से क्रिस्प सा रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का, मजा आने वाला है इस चैप्टर में आपको दोस्तों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्त, जब आप ये देश का झंडा देखते हो तो आपको प्राउड फील होता होगा बहुत ज्यादा, है ना। 15 अगस्त अभी गई है रिसेंट में, अगर हम बात करें, ऐसे हमारा 26 जनवरी आता है दोस्त। तो ये सभी वो फेस्टिवल्स है जो अपने को याद दिलाते हैं कि हम एक देश के निवासी हैं दोस्तों, वी आर इंडियंस। ठीक है, वी आर इंडियंस अबव एवरीथिंग। चाहे हम रिलीजन की बात करें, चाहे हम कास्ट की बात करें, किसी चीज की बात करें, लेकिन जब बात आती है देश की दोस्तों, तो एक ही शब्द सुनाई देता है, दैट इज इंडियन। चक दे इंडिया मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें एक बेहतरीन सा डायलॉग है कि मुझे राज्य या मुझे स्टेट्स के नाम नहीं सुनाई देते, मुझे सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, दैट इज इंडियन। ठीक है, कैपिटल्स के अंदर वो भी, राइट। तो सवाल इज वेरी सिंपल दोस्तों कि ये जो शब्द है आपका भारत या इंडियन, ये जो फीलिंग है आपके अंदर, ये कैसे आई है? ये दोस्त 1 या 2 दिन के अंदर डेवलप नहीं हुई। आज जब आप अपने को एक देश का, एक कंट्री का निवासी मानते हो, तो ये 1 या 2 दिन का रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट है कई सालों का। देखो, एक देश का हिस्सा बनने में, एक देश का पार्ट फील करने में बहुत समय लगता है। जब इंडिया आजाद नहीं था, जब इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट गाइस, उससे पहले हम कौन हुआ करते थे? उससे पहले, उसके बहुत पहले हमारे अंदर अगर आप देखोगे तो किस चीज का फीलिंग था कि हम इस पर्टिकुलर राज्य को बिलोंग करते हैं, ये हमारे राजा हैं, हम इस किंगडम के निवासी हैं, हम देश के निवासी हैं, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट आपका तब बिल्ड हुआ जब देश ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या किया? स्ट्रगल किया। और इसी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हमने डेवलप किया अपने अंदर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, वो भले ही फेल हो गई हो, लेकिन उसने जो सबसे बड़ा आउटकम हमें दिया, सबसे बड़ा रिजल्ट दिया, वो यही राष्ट्रवाद, यही नेशनलिज्म का फीलिंग है जो हर एक इंडियन के अंदर उसने जगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म क्या है? अगर आपको कल को कोई पूछ लेता है पेपर के अंदर, बताइए राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर, ये एक फीलिंग है किसकी? यूनिटी एंड कॉमन कॉन्शियसनेस की। जब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड और एक दूसरे से यूनाइटेड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि हम एक देश में रहने वाले एक जैसे निवासी हैं और हमारे बीच में सब चीज कॉमन है। ठीक है, जब लोगों को यह लगने लगे कि लोग कहां रहते हैं? कॉमन टेरिटरी के अंदर, जहां पे जो है आप देखोगे, चाहे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए, कल्चरल बैकग्राउंड की, ये सभी कुछ आपस में कनेक्टेड है। इवन जो देश के नेता, जो देश के लीडर्स हैं, जो देश को चला रहे हैं, वो भी देश की जनता के बीच से ही आए हैं और उनके साथ एक कनेक्शन शेयर करते हैं। तो जब ये वाली फीलिंग किसी भी देश के अंदर आ जाए, स्टेट के अंदर आ जाए, तो वो बन जाता है दोस्तों एक कंट्री, एक नेशन स्टेट, और ये फीलिंग कहलाती है आपकी नेशनलिज्म। ठीक है, तो यहां पे लोग क्या कंसिडर करते हैं दोस्तों? खुद को एक सिंगल नेशन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। अगर आपको फ्रांस का रेवोल्यूशन याद हो, कभी भी आपके लाइफ में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हो 1789 के अंदर, जो फ्रांस के अंदर स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे एक कॉमन फीलिंग थी, वो थी नेशनलिज्म। फ्रांस के जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने जितने भी स्टेप्स लिए, जितने भी मेजर्स लिए, उनका बस एक ही ऑब्जेक्टिव था कि एक कॉमन फ्रेंच देश बनाना है, जहां पे लोग अपने आप को फ्रेंच सिटीजन्स माने। ठीक है, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट या राजा महाराजा के सब्जेक्ट्स माने। तो सब्जेक्ट और सिटीजन का फर्क यही होता है कि सब्जेक्ट इज नॉर्मल यार, वो बस एक किंगडम में रह रहा है, एक राज्य में रह रहा है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको पता है कि मेरा राजा कॉमन है, दैट्स ऑल, मेरा राजा जो है वही है, सब कुछ है। पर जब आप देश की बात करते हो, तो देश का आदमी देश को आगे लेके जाना चाहता है, देश के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है और उससे बहुत प्यार करता है। वो एक सिटीजन होता है, एक नागरिक होता है देश का। ठीक है, यही फीलिंग जो आपको नागरिक होने का एहसास कराती है, यही फीलिंग जो आपको एक देश का सिटीजन होने का एहसास कराती है दोस्तों, इसे ही आप राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म कहते हो। ठीक है, चलिए, अब सवाल उठता है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने हमें मजबूर कर दिया इस फीलिंग को अपने अंदर जगाने का और देश का निर्माण करने के लिए अपने कंट्रीब्यूशन देने का। सो व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म? नंबर 1 दोस्तों, द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। आपने कई बार सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसका एक लॉजिक है दोस्तों। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं कोई बड़ी सी चिड़िया हमारे देश में बैठी होती थी। इसका मतलब ये है कि इंडिया वॉज वेरी प्रॉस्परस, हम काफी अमीर, काफी प्रॉस्परस हुआ करते थे। ठीक है, काफी रिच हुआ करते थे। उसका रीजन था हमारा व्यापार, जो कि हम काफी जमाने से करते आए हैं।
आप मानोगे नहीं यार कि इंडस वैली के जमाने से यार हमारा वेस्ट एशिया वालों के साथ थ्रू कोस्टल ट्रेड व्यापार हुआ करता था। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया ट्रेड एंड कॉमर्स में कितना आगे रहा होगा एक जमाने के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि टिल द टाइम पीरियड ऑफ 17-18 सेंचुरीज इंडिया और चाइना वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में ऐसे आते थे वर्ल्ड के अंदर। बट बाद में क्या हुआ कि चाइना थोड़ा आइसोलेशन में चला गया, इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, तो हमारा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो हम बहुत अमीर हुआ करते थे किसी टाइम पे, लोग हंसी खुशी रहते थे, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं गरीबी बिल्कुल नहीं थी, बट कंपैरेटिवली कम थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, सबसे चालाक यूरोपियंस, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए दोस्तों, तो इन्होंने आके क्या किया, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक रिसोर्सेस को इतना एक्सप्लॉइट किया कि हम इतने ज्यादा गरीब हो गए दोस्त कि हमें जो है ना, मतलब 2 वक्त का रोटी या 2 वक्त का खाना भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। अब इसके क्या कारण थे आइए समझते हैं। नंबर 1, दैट इज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। तो इसकी शुरुआत होती है फार्मर्स या पीजेंट से। जो मेन एम था ब्रिटिशर्स का वो बहुत ही क्लियर था, अपने ट्रेड इंटरेस्ट को यहां पे प्रमोट करना, ठीक है, अपना व्यापार बेस्ट होना चाहिए। बिकॉज ब्रिटेन अगर आप देखोगे स्टार्टिंग टाइम से सबसे ज्यादा व्यापार में ही इंटरेस्टेड था। उसकी जो पावर और पैसा आता था वो ट्रेड से आता था। और उसने जब भारत में पोटेंशियल देखा कि इंडिया के अंदर यार पोटेंशियल है, इंडिया में बहुत रिसोर्स है, तो उसको लगा कि यार इसको तो अब लूटना ही पड़ेगा, आप तो भारत को लूटना पड़ेगा, तभी हम और अमीर हो पाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि भाई अपने ट्रेड इंटरेस्ट को प्रमोट करना स्टार्ट किया। इसमें आप कह सकते हो जो बैटल्स इन्होंने लड़े, जो पॉलिटिकल कंट्रोल इन्होंने हासिल किया, उसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बिकॉज जब ये आए थे ना, तो लोकल राजा इनको इतना भाव नहीं देते थे, लोकल राजा इनसे बढ़िया टैक्स वैक्स लेते थे, और इस बात से बहुत परेशान भी थे कि कंपटीशन भी है, टैक्सेस भी है। तभी तो इनके दिमाग में खुराफात आई थी कि क्यों ना अगर पॉलिटिकली हम भारत को कंट्रोल कर ले तो सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे तो इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को इतना एक्सप्लॉइट किया कि हम लोग क्या हो गए, बहुत गरीब हो गए। और इनके एक्सप्लॉइटेशन के जो मेजर विक्टिम्स थे वो कौन थे, आपके फार्मर्स या पीजेंट्स। फार्मर्स कैसे परेशान थे दोस्तों, हाई लैंड रेवेन्यू से, बाकी मल्टीपल टाइप के जो टैक्सेस इन्होंने लगाए हुए थे। साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स हुआ करते थे, जिनको आपको याद होगा कि लास्ट टाइम इन्होंने जमीनें ऑक्शन कर दी थी मनी लेंडर्स को, तो वो लोग एग्रीकल्चर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे, उनको सिर्फ अपना पैसा रिकवर करना था, तो वो बेचारे फार्मर्स को और ज्यादा परेशान करते थे। सो एज अ रिजल्ट हमारा किसान क्या होता चला गया दोस्तों, गरीब पे गरीब होता चला गया। उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा रोटी और पीने के लिए पानी भी नहीं बच रहा है। तो आप समझ सकते हो उसकी हालात कितने ज्यादा ट्रबलसम हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन की, तो आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन कौन होते हैं, बेसिकली वो लोग होते हैं जो पर्टिकुलर काम को करने में बहुत एक्सपर्ट है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कारपेंटर है भाई साहब, अब वो बहुत ही सुंदर डेस्क और चेयर बना लेता है। एक इंसान है जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाता है। तो ये अपने काम को करने में परफेक्ट लोग होते हैं, इन्हें कहा जाता है आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे पुराने जमाने में इनकी छोटे छोटे कारखाने, छोटी छोटी वर्कशॉप्स हुआ करती थी, जहां पे सामान बना करके लोकली बेचते थे। लेकिन अभी क्या हुआ दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, दैट इज पॉलिसी ऑफ द फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर आप इंडियन प्रोडक्ट को बाहर कहीं बेच रहे हो इंडिया से, तो उस पर हेवी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। और अगर ब्रिटेन से बना हुआ कोई सामान इंडिया आ रहा है दोस्तों, तो वो 0 टैक्स पे आ रहा है। तो आप समझ सकते हो ना, अगर मान लीजिए कोई सामान जो है 100 रुपए का बन के आ रहा है, उस पर टैक्स अगर 0 लग रहा है, तो हो सकता है मैं 120 रुपए का बेच के उसको प्रॉफिट कमा लूं। बट अगर इंडियन प्रोडक्ट मान लीजिए बन 70 रुपए का लाया, लेकिन टैक्स उस पर 200 रुपए, तो बेचूंगा तो 300 में ना, बहुत महंगा बिकेगा, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो इंडियन क्राफ्ट्समैन के साथ प्रॉब्लम यह है कि यार कि इनको पहली बात तो इंडियन मार्केट्स में भी कॉम्पिटिशन मिल रहा है ब्रिटेन में बने हुए सस्ते सामान से, एंड साथ ही साथ अगर ये बाहर बेचना चाहते हैं तो उस पर हेवी टैक्सेस लग रहे हैं। तो दोनों ही साइड से बेचारे हमारे क्राफ्ट्समैन यहाँ पे मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश गुड्स पे कोई इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं है, लेकिन जो इंडियन गुड्स ब्रिटेन जा रहे हैं उन पे हायर टैक्सेस हैं। रिजल्ट क्या हुआ, इनकम जो थी आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन की, जो पहले अच्छा कमाया करते थे अपने प्रोडक्ट्स को बेच करके, वो सारी यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। और इंडिया का आप देखोगे ना, रॉ मटेरियल्स का सोर्स बन गया। तो इंडिया से कच्चा माल, कच्चा मटेरियल ब्रिटेन जाता था, वहां से पक्का सामान बन के, फिनिश गुड्स बन के भारतीय मार्केट में आके सेल होते थे बिना किसी टैक्सेस के। तो कंपैरेटिवली वो सस्ते होते थे, और लोकल आदमी जो सामान बना रहा होता था वो महंगा होता था। तो लोकल बंदा ना तो फॉरेन मार्केट में व्यापार कर पा रहा है, ट्रेड कर पा रहा है, ना तो इंडियन मार्केट्स के अंदर वो कंपटीशन को फेस कर पा रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उसके जितने भी कमाने के साधन थे सब क्या हो गए, ठन ठन गोपाल, मतलब बिल्कुल 0 हो गए दोस्तों, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट हमारे आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं वर्किंग क्लास और एजुकेटेड इंडियंस की, पढ़े लिखे लोग, वर्किंग क्लासेस के लोग, ये फिक्स जॉब किया करते थे जनरली, आप देखोगे फैक्ट्रीज के अंदर या और किसी सरकारी ऑफिस के अंदर। पर दिक्कत क्या है दोस्तों कि चाहे फैक्ट्रियों की बात करिए, चाहे ऑफिस की बात करिए, यहां पे जो ओनर्स हुआ करते थे ज्यादातर यूरोपियंस या ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। अब ये लोग अपने इंडियंस को तो है अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, ना इनको सैलरी मिलती थी, ना बेनिफिट्स मिलते थे। तो हमने क्या देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से नो डाउट क्या पे वर्किंग क्लास का ग्रोथ हुआ, लेकिन वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है दोस्तों, फैक्ट्री के ओनर्स ज्यादातर ब्रिटिशर्स हैं,
ठीक है, वर्कर्स को सैलरी बहुत कम दी जा रही है, एजुकेटेड इंडियंस को अच्छी पोजीशन पे हायर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अच्छी पोजीशन किसके लिए रिजर्व कर दी गई है, ओनली फॉर द ब्रिटिश। ठीक है, तो जो आपकी अच्छी पोजीशन है, हायर पोजीशन से बेटा किसके लिए रिजर्व कर दी गई है, ओनली फॉर द ब्रिटिशर्स। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो हमारी वर्किंग क्लास है और एजुकेटेड क्लास है, दोनों में से भी कोई भी ऐसा नहीं है बेटा जो लाइफ में आगे बढ़ पा रहा हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को गेन कर पा रहा हो। तो आप देख सकते हो कि भारत का चाहे कोई भी सेगमेंट उठा लीजिए, चाहे काम करने वाला, चाहे जॉब करने वाला, चाहे खेती बाड़ी करने वाला, सभी को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से लूट लिया है। तो पैसा जो आप देखोगे भारत के पास बच नहीं रहा। सो वी आर सो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड कि हर एक समाज का व्यक्ति ना यहां पे सोच रहा है कि किसी तरीके से ब्रिटिशर्स को भगाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज जब सब लोग एक तरीके का इफेक्ट फील करते हैं ना, तो आपस में एक कॉमन यूनिटी बन जाती है। लोगों को लगता है कि यार हमारे दुश्मन कॉमन है, तो मिलके हमको लड़ना पड़ेगा, है ना, मिलके रहेंगे, साथ में मिलके इनको भगाएंगे, तभी जाकर के हमारा कुछ बेटरमेंट हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हो ना, धीरे धीरे वो यूनिटी का फैक्टर यहां पे बिल्ड हो रहा है। दूसरा आ जाता है दोस्तों द रिप्रेसिव या रिप्रेसिंग कॉलोनियल पॉलिसीज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। देखिए, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिशर्स आप मान लीजिए ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करते थे जो इंडियंस के साथ बहुत भेदभाव करती थी, बहुत ज्यादा इंडियंस को सप्रेस करती थी, दबाती थी। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, द रिप्रेसिंग कॉलोनियल पॉलिसीज। अब अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों रिप्रेसिव पॉलिसीज की, तो सबसे पहले इस ग्रैंड दिल्ली दरबार को हम भूल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं भूल सकते, है ना। 2-3 बार ऑर्गेनाइज हुआ है। पहला ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन ने ऑर्गेनाइज किया था। क्यों ऑर्गेनाइज किया था, ताकि क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया जा सके। इस समय में भारत के कई इलाकों में सूखा पड़ा हुआ था, लोग भुखमरी से मर रहे थे, मतलब पीपल डिड नॉट हैव फूड टू ईट, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। ऐसे मौसम में बेटा, ऐसे टाइम में ये लाखों रुपए इस ग्रैंड दिल्ली दरबार में उड़ा रहे थे। आप समझ सकते हो, इंडिया से लूट करके जो पैसे हैं इंडिया वालों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, भारत के लोग भूखे मर रहे हैं, और यहां पे ग्रैंड लिटन क्या कर रहा है भैया, ग्रैंड दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज कर रहा है कि महारानी के लिए एक सेरेमनी रखी जाएगी, आलीशान लेवल की, है ना, पैसे फूके जाएंगे लाखों की संख्या में। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको गुस्सा आएगा, है ना, कि हमसे कमा रहे हो और हम ही को नहीं दे रहे हो और अपनी महारानी पे पैसे लुटा रहे हो। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से, राइट। तो हमने क्या देखा, इसके बाद ये लॉर्ड लिटन जो बंदा था ना बेटा आपका, ये इसका पूरा टेन्योर कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, इसने अच्छा काम जीवन में किया ही नहीं है। जैसे दूसरा जो बुरा काम किया है वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आता है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आपका सवाल आएगा, ठीक है, और दोनों तरीके से आ सकता है। एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे दे सकता है, पिक्चर बेस्ड सवाल आपसे पूछ सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे कर सकता है फ्रॉम द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो दोस्तों, वर्नाकुलर शब्द का मतलब होता है द लोकल लैंग्वेज। क्या होता है इसका मतलब, द लोकल भाषा। अब क्या होता था उस जमाने में, अगर ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज करना है तो लोकल लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर्स या मीडिया है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती थी। देखिए, आम भाषा, लोकल भाषा हर एक आदमी समझ सकता है, तो वहां पे लोकल लैंग्वेज के अंदर मैसेज पहुंचाना लोगों तक, उनको मोबिलाइज करना काफी आसान हो जाता है। और इसी बात से ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा परेशान थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि एक्ट लेकर के आते हैं। तो लॉर्ड लिटन एक एक्ट इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। अब इससे क्या हुआ कि जितने भी लोकल लैंग्वेज के चाहे न्यूज़पेपर्स रहे हो, चाहे मैगजीन्स रहे हो, उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी छापना ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। क्या ब्रिटिश के अगेंस्ट यहां पे कुछ भी नहीं छाप सकते। बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आखिर क्या था, कि आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कुछ भी लोकल लैंग्वेज के अंदर आप छाप नहीं सकते। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे ये अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स पे एप्लीकेबल नहीं था। इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स थे जो ब्रिटिशर्स को सेलिब्रेट करते थे, उन पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं था। लोकल भाषाओं के न्यूज़पेपर्स पे एप्लीकेबल था कि आप अगेंस्ट द ब्रिटिश नहीं जा सकते। अगर आप जाओगे तो नंबर 1 आपको दी जाएगी क्या, एक वार्निंग, ठीक है, और आपके जितना भी जो आपने छापा है उसको एडिट किया जाएगा। और आप फिर भी नहीं मानते तो अगली बार में आपकी जो मशीनरी है छापने वाली, प्रेस है ना, मीडिया वाली जो आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह छापती है, उसे कॉन्फिस्केट कर लेंगे, यानी छीन लेंगे। ठीक है, इस एक्ट को हटाया कौन था, रिपील कौन किया था, लॉर्ड रिपॉन ने साल 1882 में आकर के। तो ये था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, इस तरीके का दिल्ली दरबार लगाया गया था। आप देख सकते हैं क्या आलीशान तरीके से लगाया गया और कितना पैसा यहां पे खर्च किया गया होगा। ठीक है, अगला आया दोस्तों इंडियन आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। सेम ईयर में सेम बंदे ने लॉन्च किया था, दैट इज लॉर्ड लिटन ने। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे क्लियर कहा गया कि अगर इंडियन बंदा बिना लाइसेंस के बंदूक या गन लेकर के चल रहा है तो उसे एक ऑफेंस माना जाएगा, लीगल ऑफेंस, जिसके लिए आपको जेल हो सकती है, पनिश किया जा सकता है। अगेन सेम लॉ अगर आप देखोगे यूरोपियंस पे एप्लीकेबल नहीं है, ब्रिटिशर्स पे एप्लीकेबल नहीं। मतलब ब्रिटिश बंदा बंदूक लेके चल सकता है, तुम्हें धाए से उड़ा सकता है। तुम अगर गलती से गोरे गॉल पे 1-2 गोली चला दी तो भैया रोने लगे लोग, है ना। अपनी बारी में देखो कितना खतरनाक रो रहे हैं। ठीक है,
और खुद ये करते हैं तो उसमें तो वाहवाही लूटते हैं, भैया हमने मार दिया, हमने बुलेट्स मार दिया, हम इंडियन को ब्रिटिशर के अगेंस्ट जा रहा था। और भाई अगर इंडियन जो है धोतियास निकाल के दो चला दे तुम्हारे ऊपर तो तुम भागे भागे फिर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड भेदभाव। तो इंडियन आर्म्स एक्ट में आप देखोगे क्या हुआ कि अगेन आप बिना लाइसेंस के आर्म्स कैरी नहीं कर सकते, आपको इसको लीगल ऑफेंस माना जाएगा, लेकिन ये इंडियंस के लिए ही वैलिड है। फिर आता है द इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। अब जो मैक्सिमम एज थी, ठीक है, वो रिड्यूस कर दी गई। पहले क्या होता था कि अगर आपको सिविल सर्विसेज में देना है एग्जाम तो मैक्सिमम 21 साल तक आप दे सकते थे, ठीक है, वो रिड्यूस करके 19 ईयर्स कर दिया। अब सोचो 19 साल की एज में दोस्तों कैसे पॉसिबल है किसी के लिए सिविल सर्विसेज देना, आप एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाते। प्लस उस जमाने में अगर आपको पेपर देना है तो इंग्लैंड वगैरह जाना पड़ता था, ठीक है, साइमल्टेनियस लेवल पे जो है इंडिया और इंग्लैंड में नहीं हुआ करते थे पेपर्स। तो अपने आप में मल्टीपल चैलेंजेस थे सिविल सर्विसेज के अंदर आने के लिए, और ये किया भी इसीलिए गया था ताकि इंडियंस यहां पे ना एंटर कर पाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे टैक्सेस को रिमूव करना, जो ब्रिटिश कपड़ा था, ब्रिटिश टेक्सटाइल था, उस पर टैक्स हटा दिया गया और इंडियंस वाले पे लगा हुआ था। तो एज ए रिजल्ट जब मार्केट में कंपटीशन की बात आती है तो ब्रिटिश कपड़ा तो बिना टैक्स का बहुत सस्ता हो गया और इंडियन कपड़ा कंपैरेटिवली महंगा है। तो इंडियन कपड़ा जो है बिक नहीं रहा, ब्रिटिशर्स का माल बढ़िया बिक रहा है, ब्रिटिशर्स का गुड्स बढ़िया बिक रहा है, आप देखोगे, और उनको जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। और यही वो चाहते थे। इससे क्या हो रहा है, इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन टेक्सटाइल्स बिल्कुल बर्बाद होती चली जा रही है। तो ये क्या है, कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो आप देखोगे इंडियंस को क्या कर रहे थे, बिल्कुल तबाह करते जा रहे थे, ठीक है। तो अगेन बच्चों यहां पे कई बार क्वेश्चन आता है कि सजेस्ट एनी या एक्सप्लेन एनी 3 रिप्रेसिव मेजर्स, ठीक है। तो आपसे यहां पे कोई भी 3 ले लीजिएगा, सिविल सर्विसेज, इंडियन आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो कोई भी 3 यहां पे क्वेश्चन आता है आपको बताने के लिए, बताइए कि जो 3 मतलब कोई भी ऐसी पॉलिसीज बता दीजिए जो रिप्रेसिव इन नेचर थी इन द ब्रिटिश पार्ट, ठीक है। तो कोई भी 3 आप यहां पे याद करके आसानी से बता सकते हो। इसके बाद बच्चों एक ऐसी कोशिश की गई थी यहां पे इक्वालिटी लाने की, वो थी इल्बर्ट बिल। अब इल्बर्ट बिल पहली बार एक ऐसा अटेम्प्ट था जहां पे इंडियन और यूरोपियन जजेस के बीच में इक्वालिटी लाने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसको पास किसने किया था, लॉर्ड रिपॉन ने, ठीक है, साल 1883 के अंदर। इसको प्रिपेयर किसने किया था, सीपी इल्बर्ट ने। सीपी इल्बर्ट कौन थे दोस्तों, लॉ मेंबर थे वाइसरॉय की काउंसिल के। आपको याद होगा वाइसरॉय की काउंसिल बनी थी तो उसी के अंदर एक लॉ मेंबर थे, ब्रिटिश कैबिनेट के बंदे थे, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है, दैट इज सीपी इल्बर्ट इनका नाम था, ठीक है। तो ही वाज सीपी इल्बर्ट, लॉ मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखोगे तो लॉर्ड रिपॉन ने इस एक्ट को पास किया था, बनाया था सीपी इल्बर्ट ने, तभी इसका नाम इल्बर्ट बिल के नाम से फेमस हो गया। अब इस बिल को क्या कहते हैं, देखो इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि इक्वालिटी लाई जा सके इंडियन और यूरोपियन जजेस में, ठीक है। तो ये बिल कहता है कि अगर मान लीजिए किसी ब्रिटिशर का कोई केस आता है, किसी ब्रिटिशर ने कुछ गड़बड़ किया है, तो उसको पनिशमेंट एक इंडियन जज भी दे सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहां पे कि इस बिल ने क्या किया, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्रिएट करने का ट्राई किया। कैसे, इंडियन जजेस को पावर देकर के कि अगर ब्रिटिशर्स का केस आता है तो आप भी उस पर पनिशमेंट और जजमेंट दे सकते हैं। बट इससे क्या हुआ कि यूरोपियंस भड़क गए, जितने गोरे गाल सुनहरे बाल थे सारे भड़क गए। सब कहने लगे ओए नहीं 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 नहीं, इंडियन जज हमको नहीं ट्राई करेगा, दैट इज वेरी रॉन्ग, हम यूरोपियन गोरा लोग गोरा जज से ही मानेगा, इंडियन जज की बात हम नहीं मानेगा, समझ रहे हो। तो भैया ये लोग खतरनाक लेवल का प्रोटेस्ट करेंगे, रहे इंडियन वाले की बात हम नहीं मानेंगे, गोरा गाल ही हमको सजा सुनाएगा तो ये हम हंसी से मानेगा, अदरवाइज हम नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है यूरोपियन जज ही हमको ट्राई करे, इंडियन जजेस हमको ट्राई ना करे। सो आफ्टर हेवी प्रोटेस्ट क्या हुआ, भयंकर लेवल की प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ दोस्तों, इस बिल को वापस ले लिया गया। तो आप देखोगे ये भी एक तरीके से इंडियन के लिए बड़ा हर्टफुल था। क्यों, क्योंकि पहली बार तो भाई तुम ट्राई कर रहे हो कोई इक्वालिटी लाने का, उसके बाद भी तुमने क्या किया, अंडर प्रेशर, अंडर आप देखोगे लोगों के प्रोटेस्ट के, आपने इस बिल को वापस ले लिया। तो यहां से भी आप देखोगे जो लोगों के अंदर गुस्सा है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि हमें अपने को रिप्रेजेंट करना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ कॉजेस जिसके चलते आप देखोगे लोगों के अंदर काफी गुस्सा भी रहा, साथ ही साथ एक ये भावना आई कि नहीं अपने को यूनाइट होना बहुत जरूरी है, जब तक यूनाइट नहीं होंगे तब तक ये ब्रिटिशर्स का कुछ होगा नहीं। तो यहां हम बात करते हैं द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की, ठीक है दोस्तों। चलिए तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की जब बात की जाती है यहां पे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दोस्तों जिस जमाने की हम बात करें जब ब्रिटिशर्स भारत को रूल कर रहे थे, 18th सेंचुरी है ना, 19th सेंचुरी की बात हम करते हैं, मेजर मेजर जब एक्चुअली आपको रूल दिखाई देता है उनका प्रॉपर्ली, तब उस जमाने में भारतीय समाज में कई सारे सामाजिक ईवल्स या सोशल ईवल्स हुआ करते थे। जैसे सती प्रथा हो गया आपका, है ना, बच्चों की शादियां करा देना हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, पर्दा सिस्टम हो गया। तो ऐसे कई सारे सोशल ईवल्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट किया करते थे। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे हमारे देश के अंदर, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बाहर से पढ़ के आए थे, वेस्टर्न कल्चर का उन्हें आइडिया था, तो उनका ये मानना था कि अगर आपको भारत को आधुनिक बनाना है
तो इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उन्हें खत्म करना पड़ेगा और इंडिया को दोनों का बेस्ट लेके चलना पड़ेगा, अपने देश के कल्चर का भी और वेस्टर्न कल्चर का भी। तो अगर आप वेस्टर्न कल्चर की जो बेस्ट बातें हैं, भारतीय कल्चर की जो बेस्ट बातें हैं, उन दोनों को मिला करके अगर देश को चलाया जाए, देश के लोगों को समझाया जाए, तो शायद कंट्री हमारा काफी बेटर बन जाएगा। और इसी कंसेप्ट के साथ आप देखोगे हमारे देश के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं वो बदलाव की बात करते हैं। आपको याद होगा कि यार बहुत सारे लॉज ब्रिटिशर्स ने पास किए थे, जैसे सती प्रथा को बंद करना, चाइल्ड मैरिज को बंद करना, तो वो अपने आप से उन्होंने नहीं किए थे, उसके पीछे जो उनको सजेशन करने वाले थे वो हमारे रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसमें कई सारे इंडियंस को रियलाइज कराया कि हमारे अंदर बदलाव की जरूरत है, हमारे समाज के जो पुराने कस्टम्स हैं, बहुत ही पुराने ओल्ड कस्टम्स है, जो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उन्हें थोड़ा सा बदलने की जरूरत है और इंडिया को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। ठीक है, अब क्या होता है, एजुकेटेड इंडियंस का मानना था कि ये तभी हो सकता है जब आप दोनों कल्चर्स की बेस्ट बातों को अपनाओगे। वेस्टर्न कल्चर की बेस्ट बातें, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी वगैरह, और इंडियन कल्चर की बेस्ट बातें, जब आप दोनों को मिला दोगे तो आपको आपका बेस्ट वर्जन ऑफ भारत दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे दोस्तों तो कई सारे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चलाए गए, सती को बैन करने के लिए, चाइल्ड मैरिज बैन करने के लिए, ठीक है, पर्दा सिस्टम हटाने के लिए, दहेज प्रथा हटाने के लिए, डाउरी सिस्टम दोस्तों ये तो आज भी चलता है। ठीक है, इन्फेंटिसाइड, कई बार क्या होता है लड़की होने वाली तो पता चलते ही मार दिया उसको, या हो गई तो लड़की की हत्या कर दी। ठीक है, इसके अलावा सोशल एंड लीगल इनइक्वालिटीज, कई बार समाज में अंदर भेदभाव लड़की लड़के का, आइडोलेट्री हो गई, मतलब जबरदस्ती के इधर उधर के अनुष्ठान करना। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता था यार, है ना, तो ये सभी रिलीजन्स की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, सुपरस्टिशंस को यहाँ पे मतलब बिल्कुल कह सकते हैं डिसएग्री करना। तो ऐसे कई सारे मूवमेंट चलाए गए जिससे कि इन सभी चीजों पे काम किया जा सके, मतलब ये सभी चीजें भारत से हटाई जा सके। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो किसकी आती है, राजा राम मोहन रॉय की। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, देखो, या तो डायरेक्ट पूछेगा कि गिव एनी टू कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय, या तो आपको पिक्चर देके पूछेगा, आइडेंटिफाई द सोशल रिफॉर्मर, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, ऐसे करके 2 या 3 नंबर का सवाल आपको बना के दे देगा। तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि आइडेंटिफाई द पिक्चर करके क्वेश्चन इससे आता है दोस्तों। तो ये टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में एकदम बिठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो भैया एक जाने माने बेटा सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर है, जिनका मानना था कि महिलाओं को एजुकेटेड होना चाहिए। ही वॉज इन फेवर ऑफ द विमेन एजुकेशन। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने सभी रिलीजन्स की यूनिटी के बारे में बात की और काफी नॉलेजेबल पर्सन थे यार, इन्होंने कई किताबें पढ़ी, कई लैंग्वेजेस पढ़ी हुई। आज की तरह नहीं कि लैंग्वेज के ऊपर लड़ाई चल रही है, पहले के लोग पढ़ते थे, बड़े शौकीन होते थे, पहले के लोगों को लगता था कि एक लैंग्वेज से ज्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए। आज क्या है कि अगर आप दूसरी तीसरी लैंग्वेज की बात कर लो, लोग लड़ने लगते हैं भाई, है ना। तो इट्स गुड यार, लैंग्वेजेस तो आपको जितनी आएंगे आप ज्यादा कहते हैं ना लिंग्विस्टिक बंदे बन जाओगे, आपको मतलब एक टैलेंट में आपके इंप्रूवमेंट होगा। भाई मेरे को आज कोई बोले यार तो 4-5 लैंग्वेज सीख ले, मैं तो बिल्कुल सीखने को तैयार हूं, बिकॉज वो मेरी प्रोफाइल को एक तरीके से अपलिफ्ट करेगा ना कि भाई यार इस बंदे को 5 भाषाएं आती हैं, ठीक है, इस बंदे को 6 लैंग्वेजेस आती है, तो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट हो जाएगा काफी ज्यादा, है ना। इट्स अ गुड थिंग। मतलब हाँ, वो बात अलग है, मार कुटाई करके कोई सिखाएगा तब तो मजा नहीं आएगा, अच्छे से प्यार से बढ़िया से कोई बोलेगा यार ये वाली सीख लेगा था तो बहुत सही हो जाएगा। तो आई वुड लव टू लर्न द लैंग्वेज। ठीक है, तो वैसे अगर आप देखोगे राजा राम मोहन रॉय ने यहाँ पे हिंदू संस्कृत दोनों फिलॉसफी पढ़ी थी। ठीक है, अगर आप देखोगे कुरान और अरबिक लिटरेचर भी पढ़ा, इवन वेस्टर्न जो फिलोसफर्स हैं उनको भी स्टडी किया, वहां के कल्चर को भी पढ़ा। और इनफैक्ट आप देखोगे जो क्रिश्चियनिटी की जो होली बुक है बाइबल, वो ओरिजिनली जो है ना ग्रीक और हिब्रू भाषा में, तो इनफैक्ट इन्होंने ग्रीक और हिब्रू भाषा पढ़ी सो दैट ये राइट मीनिंग जो है वहां पे निकाल पाए। तो दैट इज आप देख पा रहे हो, अगर आप राजा राम मोहन राय को देखो तो सभी रिलीजन्स के लिटरेचर को स्टडी कर रहे हैं ताकि रियलिटी पता चले कि यार आखिरकार क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो दैट इज वाई आप देखोगे इनका मानना था कि सभी लोग अगर मिलकर रहेंगे, यूनिटी रहेगी, तो देश काफी मजबूत रहेगा और हम यहाँ पे किसी भी प्रकार के डोमिनेशन को हटा सकते हैं, भगा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी द गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट, पर्शियन में थी, जहां पे एक आइडिया प्रमोट किया था, दैट इज आइडिया ऑफ वन गॉड। कि देखिए भगवान जो है वो ऑब्वियस सी बात है एक है, उनको हम अलग अलग रूप में, अलग अलग वेज में जो इनकी वर्शिप करते हैं, तो एक भगवान का बिलीफ जो है ये प्रमोट करना चाहते थे। इनफैक्ट इन्होंने आत्मीय सभा स्टार्ट किया था 1814 में, यूजलेस रिचुअल्स को अपोज करते हुए, है ना, आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा और बाकी जो मतलब जरूरी रिचुअल्स नहीं है उनको अपोज करते हुए साल 1814 में आत्मीय सभा। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मो समाज की शुरुआत होती है साल 1828 के आसपास। यहां पे अगर आप देखोगे तो जितने भी सोशल इवल्स हैं उनको हटाने की बात की जा रही थी। ठीक है, सती है, पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी। पहले क्या होता था, अंकल लोग को एक वाइफ से जो है ना मन नहीं भरता, तो अंकल लोग 5-6 वाइफ रखते थे, 3 इधर 3 इधर, भैया बस एकदम चले जा रहे हैं, एकदम गजब। और भैया क्या हाल चाल, कैसी हैं धर्म पत्नियां, कह रहे बढ़िया हो बढ़िया हो, समझ रहे हो तुम, तो मतलब 3 इधर 3 इधर अंकल चले जा रहे हैं। तो पहले पॉलीगैमी का हिसाब किताब बहुत चलता था कि अंकल एक आंटियां अनेक,
ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे चला करते थे। तो भाई ये सही थोड़ी है, किसी का भी आप टेक केयर नहीं कर पाओगे, सबके साथ आप इंजस्टिस कर रहे हो। तो इस तरीके के सोशल इवल्स को हटाने का अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने बहुत काम किया। अब इनके एफर्ट्स के चलते आप देखोगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में एक लॉ पास करते हैं जो सती प्रथा को बैन कर देता है। सती प्रथा क्या थी? यदि किसी आंटी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो कई सारी जगह क्या करते थे कि भैया उनको अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ जला दिया जाता था। एक तरीके से विडो इमोलेशन या विडो सुसाइड आप मान लीजिए, ठीक है, कि आंटी जो है इम्प्योर हो जाएंगी अगर अकेले रहेंगी तो। सोचो कितना बेकार का लॉजिक है ना। कुछ होते हैं समाज के अंदर, देखो सब लोग बुरे नहीं होते, लेकिन अगर 5% भी बुरे हैं तो बुराई बहुत ज्यादा फैलाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जिनके दिमाग का कहते हैं ना फितूर या फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन था कि अगर कोई आंटी इनका हस्बैंड डेड हो गया है, ठीक है, तो वो उनके हस्बैंड के जाने के बाद इम्प्योर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। कैसे हो सकती है भाई खराब? ठीक है, तो एक काम करो उनको जला दो। वाह क्या लॉजिक है भाई, है ना। सोचने में कितना क्रेजी लग रहा है, लेकिन कितना पेनफुल, कितना आप सोच सकते हो गंदा है ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन जो यहाँ पे जिसकी डेथ हो रही है। तो यहाँ पे सती प्रथा को बैन किया गया। साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो इनहेरिटेंस राइट्स है, पहले क्या होता था कि अगर लड़की है तो ऐसा बोल देते हैं अरे लड़की पराया धन है, तो उसको प्रॉपर्टी से हटा दिया, है ना। प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी? सारी बेटे के नाम कर दी। तो ये तो इनजस्टिस है ना यार, बच्चों में भेदभाव किस बात का? ऐसा थोड़ी पराया धन क्यों भाई? लड़की इज ऑल्सो वेरी पोटेंशियल वाली, है ना। लड़की को अच्छे से पढ़ाया जाए, उसको अच्छा गाइड किया जाए, लाइफ में वंडर्स अचीव करती हैं लड़कियां, क्यों नहीं करती हैं? आप देखिए कितनी एथलीट्स हैं, कितनी पायलट्स हैं, कितनी डॉक्टर्स हैं। डिपेंड्स अपॉन आप किस मेंटालिटी के साथ लड़की को जो है पालते हो, ठीक है। लेकिन पहले बहुत ज्यादा मेंटालिटी थी लड़की क्या है, पराया धन है भैया, शादी करनी है इसकी, चली जाएगी, शादी में पैसा खर्च होगा, इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा वायरल थी। तो उन्होंने कहा ये गलत है, आप महिलाओं को पढ़ाइए, विमेन को पावरफुल बनाइए, एजुकेटेड बनाइए, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसमें भी यहां पे महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे बंगाली, हिंदी, इंग्लिश में, पर्शियन भाषा में इन्होंने कई सारे जर्नल्स लिखे, मैगजीन्स लिखे। इनफैक्ट इनका अगर आप देखोगे एक बड़ा जबरदस्त पेपर आता था, उसका नाम था संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी के अंदर जो है ना, यहाँ पे जितने भी सोशल डिबेट्स हैं समाज के अंदर चलने वाली इवल्स वगैरह के ऊपर, वो ये अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते थे। इन्हीं को अपोज करते हुए एक और पेपर चलाया गया था समाचार चंद्रिका करके, ठीक है। संवाद कौमुदी जब इन्होंने राम मोहन रॉय ने लॉन्च किया था ना, तो इसी को अपोज करके एक और पेपर आया था जिसको कहते हैं समाचार चंद्रिका, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप देखोगे इसके अलावा एक इन्होंने पर्शियन न्यूज़पेपर निकाला था मिरातुल अकबर करके, ठीक है। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो इनका जो वर्क है बहुत ज्यादा समाज ओरिएंटेड है, सोशल ओरिएंटेड है। सो ही वांटेड इंडिया टू बी ए सोसाइटी जो मॉडर्नाइज्ड भी हो, अपने कल्चर को भी रखे, बट एडवांसमेंट्स को भी यहां पे अडॉप्ट करे, अपने सोशल इवल्स को यहां पे हटाए, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखोगे इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बन गई थी, मतलब कंप्लीट अधिकार बन गया था ट्रेडिंग के ऊपर, साथ ही साथ इंडियन गुड्स पे जो ड्यूटीज या टैक्सेस लगाते थे उसको रिमूव करने की यहां पे बात की थी इन्होंने। साथ ही ये भी कहा था कि पावर्स को देखिए सेपरेट किया जाए। पहले क्या होता था, जो कानून बनाते थे वही उस कानून के बारे में डिसाइड भी करते थे, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बिल्कुल सेम थे, ठीक है। जुडिशरी का काम क्या होता है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके जगह उसको लिसन करना, जजमेंट देना, लोगों को इंसाफ दिलाना, ये जुडिशरी का काम है, कोर्ट सिस्टम जिसे आप कहते हैं। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं दोस्तों? जो आपके लॉज वगैरह को इंप्लीमेंट करते हैं, जो आप तक पहुंचाते हैं। अगर सोचो ये दोनों लोग एक हो जाएं तो ऑब्वियस सी बात है जिसने गलत लॉ बनाया है वो अपने अगेंस्ट तो क्यों ही कुछ सुनेगा। तो इंपॉर्टेंट है ना कि पावर्स एग्जीक्यूटिव की अलग हो, लेजिस्लेचर की अलग हो, और जुडिशरी की अलग हो। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके का डिमांड राजा राम मोहन रॉय यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी 2 से 3 कॉन्ट्रीब्यूशन इनके याद कर लीजिएगा। इनफैक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा एंड प्रॉफिट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म कहा था। प्रॉफिट का मतलब होता है मैसेंजर, जो किसी की मैसेज को आगे लेकर के जाए, खासकर भगवान के मैसेज को। यहां पे किस मैसेज को आगे लेके जा रहे हैं? भारतीय राष्ट्रवाद या इंडियन नेशनलिज्म के मैसेज को। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहते हैं? फादर ऑफ द इंडियन रेनेसा। रेनेसा का मतलब होता है रिवाइवल, रीबर्थ, पुनर्जन्म, ठीक है। तो एक तरीके से इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज राम मोहन रॉय के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आप देखोगे भारत को रिवाइव करने के हैं, इंडिया की जो लॉस्ट ग्लोरी है उसे वापस लाने के कहीं ना कहीं। तभी आप देखोगे इन्हें रेनेसा का जो है पापा बुलाया गया है, किसके द्वारा? बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स कम टू द नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले जी, इनको बाबा फुले के नाम से हम काफी फेमस हैं, ठीक है। तो इन्होंने स्पेशली आप देखोगे जाति प्रथा का बहुत विरोध किया और विमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया है। 2 चीजें आप याद रख लीजिएगा, देखिए फुले और राममोहन रॉय में से एक का कंट्रीब्यूशन आता है पेपर्स के अंदर, तो बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रख के जाना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो बाबा फुले हैं, इनको बाबा फुले कहा जाता था कई बार, ठीक है। तो बाबा फुले की अगर बात की जाए दोस्तों तो इन्होंने 2 चीजों पे बहुत काम किया। नंबर 1 जाति प्रथा या कास्ट सिस्टम को अपोज करना, और दूसरा है बेटा महिलाओं के एजुकेशन को प्रमोट करना। अगर आप देखोगे तो इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले और इन्होंने मिलकर के पहला गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया था,
ठीक है, मतलब गर्ल्स स्कूल्स जो स्टार्टिंग गर्ल्स स्कूल्स थे वो स्टार्ट किए थे, एक पुणे में भी था, उसमें से गर्ल्स स्कूल बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो गर्ल एजुकेशन के लिए आप देखोगे तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ आपके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बच्चे 1854 में एक और स्कूल स्टार्ट किया गया, जो अनटचेबल्स हैं, दलित भाई लोग हैं, उनके लिए स्कूल था। जो विडो हैं, मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनको यहाँ पे अगर आप देखोगे कई बार सपोर्ट करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने विडो रीमैरिज की बात की हुई है, ठीक है, कि जो हमारी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो उनकी दोबारा शादियां करवा दी चाहिए। इसके लिए इन्होंने महाराष्ट्र में एक पूरा मूवमेंट चलाया था, विडो रीमैरिज मूवमेंट, ठीक है। साथ ही साथ विडोज के लिए एक प्राइवेट ऑर्फनेज भी खोला। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है, जहां पे किसी का नहीं होता वो लोग वहां पे रहते हैं, यानी अनाथालय जिसको आप कहते हो। तो जिन विडोज के हस्बैंड्स नहीं थे, मतलब जिन आंटीज के हस्बैंड्स नहीं थे, वो यहां पे रह करके काम करती थी, अपने आप को सेल्फ बिल्ड करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि विडोज के लिए खासकर जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए काफी काम कर रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। जाति प्रथा को अपोज किया जा रहा है, कास्ट सिस्टम को अपोज किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम क्या है, इट्स अ मॉडर्न डे स्लेवरी। गुलामी का एक नया सिंबल है जाति प्रथा। गुलामी क्या होती है दोस्तों, गुलामी का मतलब होता है कि मान लो मैंने तुम्हें खरीद लिया एक तरीके से, अब मैं जो चाहूं तुमसे करवा सकता हूं, यू विल बी माई स्लेव। मैं तुम्हें चाहे कुटाई करूं, चाहे रोज मारूं मैं तुम्हें, है ना, चाहे तुमसे काम कराऊं घर के, चाहे खेती बाड़ी कराऊं, जो कराऊंगा तुम्हें करना पड़ेगा। इन रिटर्न मैं तुम्हें खाना भी दे सकता हूं, नहीं भी दे सकता हूं, पैसा दूं ना दूं मेरी मर्जी, मैंने तुम्हारे लिए पैसे पे कर दिए, दैट्स कॉल्ड गुलामी। तो अगर आप देखोगे तो दलितों के साथ उस जमाने में, दलित भाई बहनों के साथ बड़ा गलत किया जाता था यार, ठीक है। बड़ा टॉर्चर, मतलब गांव से बाहर निकाल देना, मंदिरों में एंट्रीज नहीं मिलना, पब्लिक जो कुआं होता है उससे पानी नहीं अलाउ करना पीने के लिए। तो इस तरीके से आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मतलब इनह्यूमन बिहेवियर था। तो वहां पे आप देखेंगे तो इसको अपोज करते हुए फुले कहते हैं कि देखिए कास्ट सिस्टम जो है गुलाम या दास्ता की कह सकते हैं, स्लेवरी का एक सिंबल है। इन्होंने कास्ट इनजस्टिस के बारे में अपनी किताब गुलामगिरी के अंदर भी लिखा था। तो गुलामगिरी दोस्तों एक बहुत ही फेमस बुक है बेटा, लिखी गई है ज्योतिबा फुले द्वारा, जहां पे कास्ट सिस्टम की इवल्स को ये सामने ला करके रखते हैं। अच्छा, 1873 में अगर आप देखोगे इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था। क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट में, ठीक है, 1 मार्कर्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि सत्यशोधक समाज यहां पे किसने बनाया था दोस्तों, तो दैट इज हमारे बाबा फुले, ज्योतिबा फुले, ठीक है बेटा। चलिए, किस लिए, ताकि सामाजिक जस्टिस, सोशल जस्टिस यहां पे मिल पाए वीकर सेक्शंस को, ठीक है। किस लिए बनाया गया था, ताकि सोशल जस्टिस, समाज के अंदर न्याय इंसाफ मिल पाए हमारे वीकर और कमजोर सेक्शंस को, तो उसके लिए बनाया था सत्यशोधक समाज। अब अगर हम बात करें तो इन मूवमेंट्स का हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में क्या फर्क पड़ता है, देखो नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आपको याद होंगे बेटा, है ना, स्वामी विवेकानंद आपको याद होंगे। तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन काफी सुपीरियर है, काफी बढ़िया है, जिसको आकर के अंग्रेजों ने दबा दिया है। इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम को यहां पे काफी ज्यादा आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने कहा कि लोगों को मिल करके रहना चाहिए, है ना, इक्वालिटी के साथ रहना चाहिए। इस वजह से अगर आप देखोगे जो लो कास्ट उस टाइम पे जैसे कहा जाता था, वो इनसे काफी प्रभावित हुए, काफी इफेक्टिव हुए, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि महिलाओं की इंपॉर्टेंस को हम इग्नोर नहीं करते, विमेन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाएं बहुत जरूरी है हमारे देश समाज के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले थे जिन्होंने ना एक स्वराज टाइप के टर्म को यूज किया था, कि स्वराज मतलब देश के अंदर अपना रूल होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, इंडिया फॉर द इंडियंस, कि भारत जो है बेटा वो भारतीयों के लिए होना चाहिए, कोई भी प्रकार का फॉरेन एलिमेंट या फॉरेन फोर्सेस इंडिया के अंदर नहीं होनी चाहिए, उन्हें बाहर भगाइए इंडिया से, ठीक है। तो इस तरीके के आप देखोगे बच्चों, जो रिफॉर्मर्स थे हमारे देश के अंदर, जो बड़े पर्सनालिटीज थे, तो जब वो जुड़े हमारे नेशनल मूवमेंट से, तो देश हमारा जो है काफी ज्यादा एक तरीके से आप देखोगे कनेक्टेड फील करता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे अगर हम बात करें तो बच्चे मीडिया का रोल, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत रिपीट होता है कि व्हाट वाज द रियल रोल ऑफ मीडिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे मीडिया के रोल की, ठीक है, द मीडिया का रोल, कि रोल ऑफ द प्रेस क्या था, मीडिया क्या था, तो मीडिया का रोल भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उस जमाने के तो जाने माने न्यूज़पेपर्स थे, जैसे अमृत बाजार पत्रिका हो गया, ट्रिब्यून हो गया, पाइनियर, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द स्टेट्समैन, ठीक है। इन्होंने अगर आप देखोगे एक मेजर रोल प्ले किया। कैसे? इन न्यूज़पेपर्स के अंदर आप देखोगे बड़े बड़े नेताओं के जब आर्टिकल्स आते थे, क्या न्यूज छापी जाती थी, लोग इसे पढ़ते थे तो लोग मोटिवेट भी होते थे और आपस में जुड़ा हुआ कनेक्टेड भी फील करते थे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इसमें से, अगर आप देखेंगे जो मेजर इनका टास्क था वो क्या था, इंडियंस में अवेयरनेस लेकर के आना, कि देखिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो जब आप कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, जब आप देखते हो कि भैया दुनिया में यहां पे ये हो गया, यहां पे ब्रिटेन वालों को हरा दिया गया, भगा भगा के मारा गया, यहां पे देखो फ्रांस वालों ने कैसे अपनी आजादी छीनी, तो इस तरीके से हमें एक मोटिवेशन मिल रहा है कि जब वो कर सकते हैं, व्हाई कांट वी, यार हम क्यों नहीं कर सकते, भाई साहब अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। होता नहीं, को अंदर में मोटिवेशन आता है यार, ठीक है। मैं तुम्हें एक मोटिवेशन बताता हूं, बहुत बढ़िया सा। मैं एलकेजी में फेल हो गया था गाइस, सुन के हैरानी होगी, यस बट इट्स अ ट्रूथ। एलकेजी में, लोअर केजी में मैं यूनिट टेस्ट में फेल हो गया था,
ठीक है, बिल्कुल फेल हो गया था, कोई उसमें मतलब शर्म की बात नहीं है मेरे लिए। बच्चा था यार, पता नहीं था, नहीं हो पाया फोकस, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था उस टाइम तो यार लाइफ में। छोटे बच्चों को क्या ही डिस्ट्रैक्शन, खेल कूद के अलावा, है ना। बट आई फील्ड इन एलकेजी, ये फैक्ट है ना। मेरे पास आज भी कॉपी रखी हुई है, मम्मी के पास रखी हुई, दिखाने के लिए मेरे को कि देख भाई तू फेल हो गया था एलकेजी में। फिर मैंने क्या किया, एलकेजी दोबारा से पढ़ा। फिर मैंने क्या किया, दोबारा से एफर्ट लगाया, मम्मी ने बहुत मेहनत की, पढ़ाया मेरे को बढ़िया तरीके से, है ना। और मैंने देखा यार कि मतलब जो है बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। जो बच्चों को मतलब जो अच्छा मार्क्स लेकर के आ रहे हैं उन्हें टीचर टॉफी दे रही है, टीचर खिलौना दे रही है। तो एक मोटिवेशन आया यार कि मेरे को भी खिलौना चाहिए, मुझे भी टॉफी चाहिए, मुझे भी मम्मी से जो है मतलब गिफ्ट चाहिए, टॉय चाहिए। ठीक है, तो भाई मेहनत की, मम्मी ने पढ़ाया, मैंने पढ़ा डेडिकेशन के साथ। बच्चे छोटे होते हैं, उनको जैसा मोल्ड करो वैसे हो जाते हैं। उसके बाद नंबर आए, टॉप किया यार क्लास के अंदर, ठीक है, बढ़िया नंबर आया। उसके बाद से तब से लेकर के 12 तक मतलब बढ़िया है, सब जीवन में सही चला। ठीक है, तो द पॉइंट इज गाइस वेरी वेरी सिंपल कि अगर आप देखोगे तो जब आप किसी को देखते हो, जब आप कुछ किसी के साथ बढ़िया होते हो देखते हो, तो आपको भी लगता है यार मेरे साथ भी ये चीज होनी चाहिए। होता है कि नहीं होता है? जब आपको लगता है कि आप जैसी कंडीशन सामने वाले की, लेकिन वो ओवरकम कर गया उसको, तो आपको लगता है कि उसने ऐसा क्या किया कि वो ओवरकम कर गया, मुझे भी वो करना है, मुझे भी वही चीज चाहिए, मुझे भी वैसा बनना है, उससे बेहतर बनना है। तो जब न्यूज़पेपर्स के अंदर आप वर्ल्ड वाइड इवेंट्स पढ़ोगे कि देख यार उस देश में ऐसा हुआ, उसमें ऐसा हुआ, उन्होंने अपनी आजादी जीत ली, तो आपके मन में एक हिम्मत आएगी, एक मोटिवेशन आएगा, एक यूनिटी आएगी कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो दैट इज वेयर द मीडिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप देखो मीडिया आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर सकती है, कर सकते ही नहीं कर सकते। मीडिया आपको कुछ भी वाहियात दिखा दे रही है, आप मान भी ले रहे हो उस चीज को, बाद में आपको पता चलेगा भैया मीडिया वालों को नहीं पता था क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि यार न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया आपके ओपिनियन को शेप करते हैं, और वहीं पे आप देखोगे इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अवेयरनेस लेकर के आना कि दुनिया में क्या चल रहा है, व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग, राइट। अगर आप देखोगे कई सारे न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स यहां पे लोकल भाषा में थे, जो लिबर्टी का, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, है ना, खुद हमें अपने आप को रूल करना चाहिए, ये मैसेजेस प्रमोट किया करते थे, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए, एक लड़ने की कहते हैं ना एक पावर आए, एक क्षमता आए, और आप कह सकते हो पीपल बिकम रेडी टू फाइट फॉर देयर राइट्स। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे जब आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हो ना बेटा, तो आपके भी अपने कुछ ओपिनियंस होते हैं, आपके पड़ोसी के भी होते हैं, और आपके साथ जो लोग रहते हैं उनके भी होते हैं। तो आप जब चीजें पढ़ते हो तो आपस में व्यूज एक्सचेंज करते हो, आपस में बातों को शेयर करते हो, और यही शेयर करना क्या करता है, कॉमन ओपिनियन, एक कॉमन यूनिटी बिल्ड करता है। और वही देखो आप क्या कर रही है, मीडिया यहां पे कर रही है। तो मीडिया का रोल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, चलिए, अब यहां तक तो आपने ये देखा कि हमारे भारतीय समाज में कई सारे रिफॉर्म्स हुए, उसके लिए ट्राई किया गया, इंडियंस के अंदर यूनिटी का फैक्टर आना स्टार्ट हुआ, और लोग अपने देश के प्रति जो है प्रेम की बात करने लगे। लोगों को लगा यार कि देश को सुधारना है, अगर इस पूरे भारतवर्ष को ठीक करना है तो ब्रिटिशर्स को यहां पे हटाना पड़ेगा। लेकिन अब रिवॉल्ट तो हमने करके देख ली, तो हमें यह समझ में आ गया कि देखो पावर से तो हम नहीं जीत पाएंगे, ये बहुत बड़ा फैक्ट भी है, बिकॉज हम उतने एडवांस नहीं थे, साथ ही साथ हमारे कुछ लोग हमारे साथ नहीं थे। तो अब आपको चाहिए पॉलिटिकल रूप से विक्ट्री हासिल करना। तो जब आप राजनीतिक तौर पे किसी लड़ाई को लड़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, इजंट इट? बिकॉज अकेला कहते हैं ना, अकेला छना जो है ना मतलब कुछ नहीं उखाड़ सकता, अनटिल अनलेस कोई बॉलीवुड टॉलीवुड मूवी ना हो। वहीं पे एक आदमी जो है ना 150 500 600 आदमी को मार सकता है, रियलिटी में बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, तो आपको एक यूनिटी चाहिए, आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो मिल के काम करे पॉलिटिकली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आप देखोगे बहुत सारी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस भारत में बनना स्टार्ट हो गई। और ये हम बात कर रहे हैं कांग्रेस से पहले वाली ऑर्गेनाइजेशंस की। जो पहली पॉलिटिकल सोसाइटी थी बच्चों, वो कहां स्टार्ट हुई थी आपकी 1838 में, राउंड अबाउट कलकत्ता के अंदर। तो यहां से कंसेप्ट थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दैट इज लैंड होल्डर सोसाइटी, ये बहुत ही पुरानी है दोस्तों। इसके बाद और भी कई सारे एसोसिएशंस बने, जैसे बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, पूरा सार्वजनिक सभा, लंदन इंडिया सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। तो ये सारी एसोसिएशंस ने क्या किया, भारत के लोगों को पॉलिटिक्स या राजनीति कैसे की जाती है दोस्तों, इसका नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं ये बेस बने किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जिन्होंने फाइनल आप कह सकते हैं मोल्ड किया, फाइनल शेप दिया कि यार अब एक पूरे ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, तो उसमें नाम आता है दोस्तों सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी ने इसे फॉर्म किया था, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनसे भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि बताइए इनका कौन सा एसोसिएशन था, इनका नाम क्या है, इन्हें क्या टाइटल दिया जाता है। तो इनको हम कहते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एक ट्रू देशभक्त, एक सच्चे देशभक्त थे दोस्तों। इनका काम क्या था इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, कि जितने भी इंडिया से रिलेटेड मैटर्स हैं
उसके बारे में सही जानकारी देना ब्रिटेन के सिटीजन्स और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स को। ब्रिटेन के अंदर भी आप देखोगे दो पार्टी है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। तो जो पार्टी पावर में होगी, डेफिनेट सी बात है उसकी ऑपोजिशन पार्टी को मुद्दा चाहिए यहां पे क्रिटिसाइज करने के लिए रूलिंग पार्टी के डिसीजंस को, ठीक है, ताकि उनको सपोर्ट मिल पाए अपने देश की जनता का। चुनाव बाबू भैया, चुनाव का चक्कर, लेकिन उसमें फायदा किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। अगर गलती से कोई पार्टी इंडिया को सपोर्ट कर गई तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के लिए रिफॉर्म्स बेटर बन पाएंगे, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्टिव से आप देखोगे ब्रिटिश नागरिकों और एमपीज दोनों को इंडिया के हालात के बारे में बताते थे, साथ ही साथ इंडियन प्रॉब्लम्स या ग्रीवेंसेस को इन्होंने आगे रखा और यह भी बताया कि कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है, व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने जो ट्रू स्टेट है अफेयर्स का, मतलब इंडिया में रियलिटी में हो क्या रहा है ना, वो लोगों के सामने रखा, इंग्लैंड के लोगों के सामने, कि देखिए आपकी सरकार आपको बेवकूफ बना रही है, गलत बता रही कि इंडियंस के लिए हम बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है। असलियत तो देखिए ये है कि किस तरीके से भारत को लूटा जा रहा है। फिर आप देखोगे इसी एसोसिएशन की जो ब्रांचेस हैं दोस्तों, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में भी खुल गई। आप इसको याद कर लीजिए, सीएमके या सीकेएम, ऐसे याद कर सकते हो कि इसकी ब्रांचेस आपकी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी खुल गई बच्चों, ठीक है। दूसरा आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन ऑफ 1876। ये क्या था? एक ऑल इंडिया नेशनल मूवमेंट था दोस्तों, जिसको लीड कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन कौन थे इस पूरे मूवमेंट के अंदर एक्टिव लोग? लॉयर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, जॉब करने वाले, पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था इसका कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाना है, ठीक है, लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। जो लोगों के कॉमन मुद्दे हैं, जिन्हें सोल्यूशन चाहिए, जिनका सोल्यूशन आपको चाहिए, उसके बेसिस पे लोगों का एक ओपिनियन बनाना है, लोगों में यूनिटी बनानी है। साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम्स में यूनिटी को प्रमोट करना है और साथ ही साथ दोस्तों मास पार्टिसिपेशन पे ध्यान देना है कि बड़ी संख्या में जो है लोग निकल के आगे आए, बड़ी संख्या में लोग यहां पे आके इकट्ठे हों और साथ ही साथ क्या करें मेरे बच्चों, यहां पे दैट इज प्रोटेस्ट करें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तो ये था हमारी इंडियन एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इन्होंने कई सारे एजिटेशंस लॉन्च किए, जो गलत एक्ट्स आए थे, इनजस्ट एक्ट आए थे, अनजस्ट वाले, हमारा लाइसेंस एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, ठीक है, या फिर जो सिविल सर्विस का एज कम कर दिया गया था, 21 से 19 साल कर दिया गया था। इन सभी के लिए अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? प्रोटेस्ट करती है, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करती है। साथ ही साथ इन्होंने जो प्लांटेशन वर्कर्स का कॉज था, देखोगे ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में बड़े बड़े प्लांटेशंस खोले थे। प्लांटेशन क्या होता है? जहां पे आप सिंगल प्रकार का क्रॉप उगाते हो और अ वेरी लार्ज एरिया, सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप। मान लीजिए चाय उगाइए तो मैं चाय की खेती करूंगा पूरे टाइम, बट वहां पे जो वर्कर्स काम करते थे ना, उनके साथ बहुत ज्यादा गलत तरीके से ट्रीटमेंट होता था, उनको बड़ा टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, है ना। तो यहां पे आप देखोगे प्लांटेशन वर्कर्स के कॉज के लिए भी फाइट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? जिस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया गया था वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाया, मतलब एक ऑल इंडिया सपोर्ट ये गेन नहीं कर पाई, बिकॉज ज्यादातर आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग ही इसके ज्यादातर मेंबर्स थे या फिर इसके सपोर्ट में थे। तो जो कहते हैं ना, जो आम जनता थी देश की, उसको ये थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक और आती है, दैट इज इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे इसे कहां बुलाया गया था? कोलकाता के अंदर। एक स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, आप मान लीजिए कि स्टेट तक ही लिमिटेड थी या प्रोविंस तक लिमिटेड थी। इन्होंने, अगर आप देखोगे, इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरीके से एक मॉडल, एक बेस तैयार कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि देश को नो डाउट यहां पे जो है अभी तक आइडिया लग चुका था कि पॉलिटिक्स को रन कैसे करना है, क्या क्या राजनीतिक चीजें होती है। सिर्फ एक चीज में हम फेल कर रहे थे बार बार, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो पूरे भारत को यहां रिप्रेजेंट कर सके और इंडियंस के प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स के आगे भारत में भी रख सके। और यहां पे एक देखिए, एक चीज देखिएगा, यहां पे ब्रिटिशर्स को भी एक बात समझ में आ गई थी कि अगर लंबे समय तक रूल खेलना है, लंबे समय तक गेम खेलना है, तो एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो एक ब्रिज की तरह काम करे बिटवीन द इंडियन ऑडियंस एंड द ब्रिटिशर्स। बिकॉज बार बार तो आप नहीं समझा पाओगे इंडियन ऑडियंस को, बार बार तो आप मतलब हर बार फिजिकल फोर्स से तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई ऐसी में बन जाए ऑर्गेनाइजेशन जो यहां पे ब्रिटिशर्स और इंडियंस को कनेक्ट करने का काम करे, तो आसानी से देश आप रन कर पाएंगे, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे ये कारण बनता है कि क्यों ब्रिटिशर्स भी इंटरेस्टेड थे एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कांग्रेस के फॉर्मेशन में। बेटा, जो शब्द कांग्रेस है ना, इसका मतलब होता है जहां पे कोई लोग इकट्ठा हो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, उसको हम कहते हैं कांग्रेस ऑफ पीपल, ठीक है, कि मतलब लोगों का इकट्ठा होना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ। तो वहां से आप देखोगे वर्ड कांग्रेस निकल करके आता है, ठीक है। तो कांग्रेस का मतलब होता है, तो ये कॉमन वर्ड भी है जो आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड। देखिए, एओयू में इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये चाहते थे कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो सरकार के ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करे, साथ ही साथ ये भी बताया कि यार इन ड्रॉबैक्स को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है।
तो इन्होंने क्या लिखा, लेटर लिखा। किसको लेटर लिखा? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को, कि देखिए यार अभी करेक्ट टाइम है कि आप आगे आइए और देश के लोगों के लिए कुछ यहां पे करिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिससे देश के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, सरकार जो गलत कर रही है उसको यहां हाईलाइट किया जाए और साथ ही साथ उसे करेक्ट किया जाए, ठीक किया जाए। और इनके लेटर का ना दोस्तों रिस्पॉन्स भी आया, ठीक है। फिर क्या होता है 1884 में ह्यूमे क्या करते हैं दोस्तों, मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं भारतीय नेताओं के साथ, जो उस टाइम के भारतीय लीडर्स थे इंपॉर्टेंट, कि क्या एक इंडियन नेशनल यूनियन बनाया जाए, क्या एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, ठीक है। और इसीलिए आप देखोगे कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 25 दिसंबर 1885 को पुणे में। पर पुणे के साथ एक प्रॉब्लम थी दोस्तों, पुणे में फैली हुई थी बीमारी, जानलेवा खतरनाक बीमारी दोस्तों, ठीक है। पुणे में क्या फैला हुआ था? प्लेग फैला हुआ था। प्लेग किससे होता है? चूहों से होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत ही डेडली डिसीज माना जाता था। तो पुणे वाली कॉन्फ्रेंस को शिफ्ट कर दिया गया, कहां? बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। और अब ये कॉन्फ्रेंस कब से कब तक होनी थी? 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक। इस कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे दोस्तों, ये थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, और करीब 72 लोगों ने, डेलीगेट्स मतलब जो लोग यहां पे थे, आए हुए थे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और यहीं पे जन्म होता है किसका दोस्तों? द इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। तो 28 दिसंबर इज द डेट एग्जैक्ट जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, बुलाई गई थी एज अ कॉन्फ्रेंस, बट वहां पे आप देखोगे कि ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को यहां पे हम लोग बिल्ड करते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि देखिए यूनियन नाम चेंज करके आप जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दीजिए, ठीक है। तो फाइनली आप देखोगे मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है किसका? दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस का। डेट क्या है? 28 दिसंबर 1885, ठीक है। उस समय का जो वाइस रॉय था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। अब डफरिन ने भी इस फॉर्मेशन का विरोध नहीं किया, इसको अपोज नहीं किया। क्यों? बिकॉज डफरिन का मानना था कि दिस इज अ सेफ्टी वॉल्व। क्या होता है एक सेफ्टी वॉल्व? आपने कभी अपनी मम्मा को खाना बनाते हुए देखा होगा, पापा को खाना बनाते हुए देखा होगा, तो जो प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें से ढक्कन सा लगा होता है, आप देखोगे वॉल्व लगा होता है। अगली बार घर में जब बर्तन उठाना प्रेशर कुकर, तो देखना उस पर लिखा होता है सेफ्टी वॉल्व। अंदर इंटेंस प्रेशर बिल्डअप होता है ना, वॉल्व ऐसा खुल जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो भारत में लगातार ये डर बना रहता था कि कहीं इंडियंस प्रोटेस्ट ना करते हैं, वायलेंस प्रोटेस्ट ना हो जाए। एक और रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, खत्म है यहाँ पे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो आपको एक ऐसा संगठन चाहिए जो इंडियंस को थोड़ा संभाल के रखे, मतलब थोड़ा कंट्रोल में रखे, थोड़ा उनको शांत रखे, है ना, और एक ब्रिज की तरह काम करे। और वो जो था यहाँ पे डफरिन को लग रहा था कि शायद हो सकती है द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तभी आप देखोगे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही थी तो ब्रिटिशर्स ने इसका विरोध नहीं किया, इसको अपोज नहीं किया, ठीक है। बट आप कहोगे सर क्या उस टाइम पे गद्दारी कर दी इन्होंने देश के साथ? अरे नहीं यार, देखो ब्रिटिशर्स का मानना था कि शायद कांग्रेस बहुत वफादार रहने वाली है, किससे? ब्रिटिश के आगे, ब्रिटिश के लिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। जब कांग्रेस ने दखलंदाजी करना शुरू किया, इंडियंस के राइट्स मांगने स्टार्ट किए, तब आप देखोगे ब्रिटिशर्स कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं और जो पहले सपोर्ट करते थे वही कांग्रेस का विरोध करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा आप देखोगे ब्रिटिशर्स को बैकफायर कर गया था। उन्हें लगा था बहुत बढ़िया पासा फेंका है हमने, बहुत बढ़िया शॉट है हमारा, यार हमको सपोर्ट करेगी कांग्रेस, कांग्रेस जो है उल्टा करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट द एम्स ऑफ द आईएनसी। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सवाल पूछ सकता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्ट आंसर्स के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो पहला एम बहुत क्लियर था कि जितने भी वर्कर्स हमारे अलग अलग देशों के अलग, मतलब देश के अलग अलग पार्ट से जो वर्कर्स आए हुए दोस्तों, उनमें एक फ्रेंडली रिलेशन को स्टैब्लिश करना। दूसरी बात, देश के अंदर नेशनल यूनिटी को यहां पे डेवलप करना, इररिस्पेक्टिव आप कहां रहते हैं, कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, कौन से जाति से आप बिलोंग करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट देश के अंदर एक सॉलिड यूनिटी को यहां पे बिल्ड करना, देश के अंदर एक एकदम कंसोलिडेटेड यूनिटी यहां बिल्ड करना, ठीक है। साथ ही साथ क्या था दोस्तों, यहां पे जेन्युइन डिमांड्स को सरकार के आगे रखना, देशवासियों की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, मतलब हां लगता है कि यार फीजिबल है, होनी चाहिए, तो उनको क्या करना है, यहां पे आगे लेकर के आना, है ना। कांग्रेस का ये ऑब्जेक्टिव था कि उसको सरकार के आगे रखेंगे हम। और साथ ही साथ लोगों को ट्रेन करना, ऑर्गेनाइज करना पब्लिक ओपिनियन, लोगों को बताना कि आपके अधिकार क्या है, कैसे फाइट करना चाहिए अपने अधिकारों के लिए, करेक्ट तरीका क्या है अपने राइट्स को डिमांड करने का। तो ये होता है एक पब्लिक ओपिनियन बनाना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में जानकारी देना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो जब हम हमारी कांग्रेस का सेशन हुआ था तो लोग कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहे थे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो दोस्तों जो पहला मीटिंग था कांग्रेस का, है ना, उसको हम कहते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, जहां पे कांग्रेस बनी थी, ठीक है। उसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। 72 पीपल ने यहां पे उसको अटेंड किया था, 72 डेलीगेट्स ने। तो ये आपको मोटा मोटा बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए दूसरा अगर मैं बात करूं, जो दूसरा सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके प्रेसिडेंट थे बेटा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो इन्हें बड़ा सम्मान दिया जाता था, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर थे जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी अगर आप देखोगे ना तो देशवासियों के हित के लिए, देशवासियों के बेटरमेंट के लिए निकाल दिया, ठीक है। पहले बॉम्बे सेशन के बच्चे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर बता दिए गए कि कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। और दूसरे सेशन के कौन थे बेटा यहाँ पे, दैट इज 1886 में हुआ था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बेटा दोनों मर्ज हो गए थे। आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की थी, तो वो कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि हम स्टेट लेवल पे अपनी वर्किंग कमिटीज बनाएंगे, जो स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स को डिफाइन करेंगी और ऑर्गेनाइज करेंगी। ठीक है दोस्तों, चले तो यहां तक था आपका चैप्टर। मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन रॉय, बाबा फूले हो गए। ठीक है, प्री कर्जर्स ऑफ कांग्रेस से अगर आप देखोगे तो आपका नेम्स कई बार पूछ लेता है किसने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। दादा भाई नौरोजी पे क्वेश्चन आ सकता है, पिक्चर देके आइडेंटिफाई करिए कौन है ये, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो ये मेजर क्वेश्चन से बेटा जो इस चैप्टर से आपको पुटअप किए जाते हैं। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सजेस्ट एनी 2 रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, या बताइए कि रिप्रेसिव पॉलिसीज जो थे वो कैसे यहां पे नेशनलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो कोई भी 2 से 3 आप यहां पे याद करोगे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इज दैट क्लियर? चलिए अब आप सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं देता हूं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे मुझे। आप यहां पे एग्जांपल देना, बहुत ही सिंपल सा, कि एनी 2 रीजंस, आप बताइए कौन से ऐसे 2 रीजंस हैं जो आपको लगता है कि भारत में नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर गाइस। ठीक है, आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो आप बताएंगे मुझे कि कौन से ऐसे 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत में नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ था। कोई भी 2 रीजंस आप आउटलाइन कर सकते हैं, तो आप बताइएगा मेरे को बच्चों। ठीक है, बाकी आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, लगभग 1 घंटे का वीडियो है। ठीक है, तो जो बच्चा रिकॉल करना चाहता है, रिवाइज करना चाहता है, उसके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उसको फटाफट से चैप्टर पढ़ना है ताकि वो प्रैक्टिस कर पाए सवालों की, तो भी बेटा वो बच्चा ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो चले इसी के साथ आपके अपने टीरेक्स को दीजिए इजाजत, मैं जा रहा हूं जुरासिक वर्ल्ड में वापस। हाँ यार, मेगासॉरस इंतजार कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा घूमने जाने वाले हैं। ठीक है, और डॉगेश भैया को आप मिस करोगे तो डॉगेश को मैं लाता हूं अगले क्लास के अंदर। दोस्तों अगले क्लास में आपके साथ मुलाकात करेगा। एक्चुअली उसके भी एग्जाम्स चल रहे हैं ना, चीम से सीनियर सेकेंडरी एग्जाम्स, तो वहां पे बहुत ज्यादा बिजी है बेचारा वो। तो वहां पे बेचारा पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, साल भर 1 रात पहले सब्जेक्ट पढ़ता है। तो डॉगेश भैया को मैं लेकर के आता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा बच्चों। ठीक है, एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। है ना, पढ़ते रहो यार, आईसीएससी वाला के पास मचाते रहो धूम एकदम बढ़िया से एग्जाम्स में। हम करते हैं मुलाकात इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग एंड स्टे स्टडीइंग विद VW ऑन योर आईसीएससी वाला। ठीक है, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका गाइड कुणाल दिस साइड, विदा लेता हुआ इस वीडियो के लिए। बाय गाइस, टेक केयर।